अल्लाह के नाम से शुरू, जो न सिर्फ पसंद करता है बल्कि मोहब्बत करता है उन लोगों से जो गौर फ़िक्र करते हैं। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। आई एम योर टीचर सर शकील अहमद। डियर स्टूडेंट, माय टुडे टॉपिक इज़ डेरिवेशन ऑफ फ्रैक्शन। आज हम डेरिवेशन करने के लिए जा रहे हैं फ्रैक्शन के फार्मूले की। जो फ्रैक्शन का फार्मूला है उसकी हम डेरिवेशन करेंगे, और डेरिवेशन करने से पहले हम डायग्राम की तरफ जाएंगे और डेरिवेशन जो फ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ वेरी नेसेसरी एज पर एज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पर जो है कुछ ड्रा किए, कुछ पिक्चर्स बनाई है। मैंने पिक्चर क्या आपको समझाता हूँ क्या है। सबसे पहले मैंने बताया कि यहाँ पर जो एक जो है कोई वेट है, कोई बॉडी है, वो सरफेस के ऊपर है। एक बॉडी एक सरफेस के ऊपर है और जिसका वेट है 5 kg, जिसका वेट 5 kg है। और हमें पता है कि जो वेट होता है तो वेट जो है हमेशा वो डाउनवर्ड की तरफ जो है वो अट्रैक्ट करता है, ज़मीन उसको अट्रैक्ट कर रही होती है। तो ये जो वेट है ये डाउनवर्ड इसकी जो है जो डायरेक्शन है वो जो है डाउनवर्ड है, ठीक है। और एक फोर्स, ये भी एक फोर्स है, ठीक है, एक फोर्स है जिसको W से जाहिर करते हैं। वेट है, वेट एक फोर्स है जिसको हम W से जाहिर करते हैं, और इसका फार्मूला है W = mg। mg का मकसद है मास और g का मकसद क्या है, ग्रेविटी। और जमीन की ग्रेविटी जो है 9.8 है, लेकिन हम उसको 10 अप्रोक्सीमेटली इसको 10 जो है कंसिडर करते हैं ताकि हमारा काम आसानी से हो जाए। राउंड फिगर कर लेते हैं उसको, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर जो है एक फोर्स यहाँ लग रही है और एक फोर्स उसी वक्त ऊपर की तरफ लग रही है। ये वही है जो हमने न्यूटन का पढ़ा, थर्ड जो लॉ पढ़ा था उसका कहना था कि कोई भी बॉडी जो होता है, जो वो एक्शन कर रही होती है तो उसका एक्शन होता है, तो सॉरी उसका एक्शन का रिएक्शन होता है, सॉरी। तो जितना वो फोर्स लगाती है उतनी आगे से उसको उसी रिएक्शन के तौर पे फोर्स मिल भी रही होती है, यानी गिव एंड टेक वाली बात है। जितना आप देंगे उतना ही आप लेंगे भी, ठीक है। तो यहां पर जो है उस लॉ की एप्लीकेशन भी हमें नजर आती है, और इसी एप्लीकेशन की वजह से ये जो वेट है ये किसी सरफेस के ऊपर जो है वो स्टे किया हुआ है, रुका हुआ है। क्योंकि जितना वेट इसने लगाया, जो भी इसकी वैल्यू, जो भी इसका मैग्नीट्यूड है, उतना ही मैग्नीट्यूड इसने भी इस पे लगाया। उसकी वजह से दोनों वैल्यूज क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई, और नतीजे में क्या बचा, 0। और 0 का मकसद ये कि बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट में, ठीक है। ये तो हो गई हमारी बुनियादी चीजें जो इससे रिलेटेड थी। अब जो हमारा अहम चीज है, जो हमारा टॉपिक है, उसको डिस्कस करते हैं। उसी वक्त जब ये फोर्स लगती है ना, उसी वक्त जो है एक फोर्स जो है वो फ्रिक्शन भी लग रही होती है। ये जो फ्रिक्शन की जो फोर्स है वो यहां पर लगे, इसी ये जो टेबल है, ये जो सरफेसिस है, हमने पढ़ा फ्रिक्शन की जो फोर्सेस होती है वो जब दो सरफेसिस आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो फ्रिक्शन की फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है, जनरेट हो जाती है। तो यहां पर एक जो है वो सरफेस इसका हो गया और एक सरफेस इसका हो गया। तो इन दोनों ने आपस में क्या बना लिया, कोल्ड वेल्ड बना लिया इस तरीके से। तो एक फोर्स इसकी लग रही है, ठीक है। अब जो कानून है वो ये है कि जितनी फोर्स इस वेट की लग रही होगी ना, उतनी फोर्स फ्रैक्शन की भी लग रही होगी, उतनी फोर्स फ्रैक्शन भी लगा रहा होगा उसी क्वांटिटी के साथ। आई डोंट नो, हमें पता नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है कि उतनी फोर्स। और ये तमाम जो है वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो है ना, जो एक्सपेरिमेंट किए गए उसके नतीजे में बातें सामने आई है, ये सारी की सारी, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट हुए, तजुर्बे किए गए, उसके बाद सामने आई है, ठीक है। तो उतनी फोर्स ये भी लगा रहा होगा, ठीक है। एक चीज तो भी ये समझ में आ गई कि जितनी फोर्स ये लगा रहा है तो ये फोर्स उतनी लगा रही है। जितनी ज्यादा ये वजन होगा, जितना ज्यादा क्या होगा, वेट का और रिएक्शन फोर्स का वजन होगा। वेट की फोर्स का वजन होगा, और जितनी ज्यादा जो उसका जो रिएक्शन की जो फोर्स का वजन होगा, उतना ही वजन किसका होगा, उतनी फोर्स किसकी होगी, रिएक्शन फोर्स की, इसकी होगी, फ्रिक्शनल फोर्स की होगी, ठीक है। अच्छा, एक बात हमारे जहन में हमारे सामने आती है कि जितना बड़ा वेट होता है उतनी फोर्स ज्यादा चाहिए होती है। अब ये 5 kg का है, अब ये इस एग्जांपल को कंसीडर करेंगे, ये 10 kg का है,
तो इसमें भी सेम यही कंडीशन हो रही होगी, लेकिन फोर्स किसको, इसको मूव कराने के लिए फोर्स किसको चाहिए होगी, ज्यादा किसको चाहिए होगी, टेन को चाहिए होगी। तो दो बातें हमारे सामने इसमें निकल के आ गई, दो बातें हमने सीखी। एक तो ये बात हमने सीखी, एक बात हमने ये सीखी कि अगर कोई भी वेट हो, हल्का हो या वेटी हो, लाइटर हो या वेटी हो, तो जितना ज्यादा मास होगा, जितना हैवी मास होगा, उसको उतनी ही ज्यादा उस पर क्या चाहिए होगी, फोर्स चाहिए होगी उसको मूव कराने के लिए। एक तो चीज हमने ये सीखी इससे, ठीक है। दूसरी चीज ये, और जितना हल्का होगा उतनी ही कम लाइटर फोर्स चाहिए होगी। और दूसरी चीज हमने ये सीखी कि जब इन पे ये फोर्स लग रही होती है, ये प्रेसिंग फोर्स हो गई वेट की, और ये जो है ये रिएक्शन, ये जो है वो रिएक्शन फोर्स हो गई, ये एक्शन फोर्स हो गई, रिएक्शन हो गई। तो जितनी इनकी फोर्स लग रही है उतनी ही फोर्स इसके इक्वल टू फोर्स कौन सी होगी, फ्रिक्शन फोर्स होगी। दो पॉइंट हमारे सामने आए, ठीक है। अब दो पॉइंट आने के बाद आप कह सकते हैं, अगर उसको मैं वर्टिकली उसको अगर मैं राइटिंग में लिखूं तो हम कह सकते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ द लिमिटिंग फोर्स इस फोर्स का, ये जो फोर्स होगी लिमिटिंग। अच्छा, इसको स्टैटिक्स भी बोलते हैं और इसको लिमिटिंग फोर्स भी कहते हैं। स्टैटिक जब कहते हैं जब जो हो ये स्ट्रेस फॉर्म में हो, और लिमिटिंग जब करते हैं जब ये ऑन द वर्ज हो। ऑन द वर्ज का मतलब ये बिल्कुल स्टार्ट होने वाली हो, ठीक है। तो इस टाइम बात कर रहे हैं इसकी लिमिटिंग फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फोर्स, जो मैग्नीट्यूड है इसका, वॉट एवर जो भी है, जो भी इसकी वैल्यूज है, ठीक है, बिटवीन द सर्फेसिस ऑफ टू बॉडीज इन कॉन्टेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन देम। इसका मतलब यह है आसान से लफ्जों में, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, कि हमेशा याद रखिएगा कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा उतना ही होगा जितना इन दोनों फोर्सों का होगा, जितना इन दोनों फोर्सेस का आपस में कांटेक्ट की सूरत में जो मैग्नीट्यूड होगा, जो फोर्स होगी, उसके इक्वल टू इसकी होगी। तो इसको हम जो है मैथमेटिकली जो अगर हम इसको जो हम फिजिक्स की जबान में अगर हम जाहिर करेंगे तो उसको इस तरह जाहिर करेंगे, एफ एस, इसको एफ एस को क्या पढ़ेंगे, लिमिटिंग फोर्स भी पढ़ सकते हैं और स्टैटिक फोर्स भी पढ़ सकते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल बराबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिएक्शन फोर्स। इसको ज्यादातर किताबों में जो है वेट फोर्स भी लिखा हुआ है, और ज्यादा जो है वो वेट फोर्स भी यहां लिख सकते हैं, और यहां पर जो हमारी बुक इसमें किया दिया हुआ है रिएक्शन फोर्स, यानी कि इन दोनों का की जो कलेक्शन है उसको इससे जाहिर किया जा रहा है। यानी ये जो फोर्स होगी, जितनी ज्यादा ये फोर्स होगी, जितनी ज्यादा ये फोर्स होगी उतनी ज्यादा ये वाली फोर्स भी होगी, यानी ये आपस में दोनों ये बराबर होंगे। ये घटेगी तो ये बढ़ेगी, ये बढ़ेगी तो ये घटेगी, ठीक है। दोनों जितनी ये होगी उतनी ये होगी, अगर 10 ये तो ये 10 ये होगी, अगर 20 है तो 20 ये होगी। तो इसको हम किससे बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। जितनी ज्यादा जो है वो स्टैटिक्स या लिमिटिंग फोर्स है, जितनी होगी उतनी ही फ्रिक्शन, उतनी ही एक्शन और रिएक्शन फोर्स होगी। और एक्शन और रिएक्शन जो फोर्स है वो किसका मजमूआ है, किसी कलेक्शन है, फोर्स ऑफ वेट एंड अब थ्रस्ट, अब थ्रस्ट फोर्स, जो आपको पड़ी नहीं है, इसमें है नहीं, लेकिन उसको हम किस नाम से पहचान रहे हैं, रिएक्शन फोर्स है, ठीक है। इसी चीज को हम आगे की तरफ देखेंगे। दूसरा पॉइंट हमने जो देखा था वो क्या था कि व्हेन अ बॉडी इज हैवी, अगर कोई बॉडी हैवी है, जैसे ये हैवी है, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन, इसे एन से एन और आर का मकसद एक ही है, ठीक है, तो ये आर का मकसद, और एमजी का फार्मूला क्या है, वही एमजी होगा। उस पर भी एक फोर्स लग रही होगी ना, वो नेगेटिव में लग रही होगी, भाई ऊपर जा रहा तो नेगेटिव में लग रही है, मैं पढ़ा ना, माइनस आ जाएगा और 10 आ जाएगा, ऊपर की तरफ जा रही होती है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगी, रिएक्शन फोर्स, ठीक है, इंक्रीज, ठीक है। व्हेन अ बॉडी इज हेवियर नॉर्मल, यानी कि जब बॉडी हेवियर होगी तो ये ऑटोमेटिकली ये चीज भी, ये वाली फोर्स भी, दोनों फोर्स भी क्या हो जाएंगी, हैवी बड़ा होगा ना, तो ये दोनों फोर्स भी क्या हो जाएंगी, हैवी हो जाएंगी, ऊपर वाली, सबको पता है मास ज्यादा होगा तो, ठीक है। दिस मीन मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव अ हेवियर बॉडी देन टू मूव अ लाइटर बॉडी। इसका मतलब आसान शब्दों में ये है कि हमारे को हेवियर बॉडी के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए होगी एज कंपेयर लाइटर बॉडी के लिए। ये दो मेन पॉइंट थे जो कि
आई होप कि आपको वो क्लियर हो होंगे। बहुत आसान से लफ्ज़ों में, बहुत आसान है, ठीक है। ये मैंने इसको लिख भी दिया है, ठीक है। अब आ जाओ उसकी डेरिवेशन की तरफ, ठीक है। बहुत आसान है डेरिवेशन, बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि आपने जो मेन जो थीम है इसकी वो उसको आपने समझ ली है, ठीक है। अब वही बात मैंने यहां लिख दी, क्या लिखा मैंने, ये लिखा स्टैटिक फोर्स या लिमिटिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, रिएक्शन फोर्स। और रिएक्शन फोर्स क्या है हमारे पास, ये दोनों फोर्स है। इतनी इन दोनों की जगह पे उन्होंने क्या कर दिया, आर लिख दिया। रिएक्शन का मकसद क्या है, इसके अंदर वेट वाली फोर्स भी है और रिएक्शन फोर्स भी है, एक्शन फोर्स भी है और रिएक्शन फोर्स भी है, हाँ, ठीक है। तो ये जितनी ज्यादा ये होगी उतनी ज्यादा ये होगी, उतनी ज्यादा ये होगी, कितनी ज्यादा होगी, ये एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल है। उर्दू में मैंने लिख दिया कि जितनी ज्यादा रिएक्शन फोर्स हो उतनी ही लिमिटिंग फोर्स हो या स्टैटिक फोर्स होगी, ताकि आप कभी भूल जाए तो आपके ज़हन में ये बात आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा उससे आगे की तरफ चलते हैं, डेरिवेशन कर रहे हैं। डेरिवेशन के अंदर हम करते यही, हम पहले भी ये करते हुए हैं कि फार्मूलाज को की जगह पर फार्मूला को पुट कर रहे होते हैं, फार्मूलाज की जगह पर फार्मूलाज को की वैल्यू रख रहे होते हैं, और उससे फिर हम जो है अपने जो आखिरी जो फार्मूला होता है उसको ड्राइव करते हैं, वो हमारे पास बन जाता है, ठीक है। अब हमारे पास कौन सा फार्मूला बनेगा उसको हम देखते हैं कौन सा फार्मूला बनता है, ठीक है। सबसे पहले मैंने कहा ये वैल्यू यहां पर लेके क्या, अच्छा ये जो प्रोपोर्शनल है इसको हम हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं, तो हटाने के बाद जो आता है वो आता है इक्वल टू का साइन आता है, वो मैंने यहां पर लिख दिया। और इसकी जगह पर एक वैल्यू आती है, जैसे आती है पाई आती है, पाई तो पढ़ा आपने, पाई पढ़ा, एक वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू है वो वेरी नहीं करती है, कांस्टेंट वैल्यू, पाई की वैल्यू कांस्टेंट नहीं, पाई जो मैंने आपको बताया पाई होता नहीं, पाई से बताया को सर्कल में पाई की वैल्यू आती है ना 2.7 है मेरे ख्याल से, ठीक है ना, 2.7 होती है मेरे ख्याल से, ये 7/2 होती है, मैंने ध्यान से निकल ली है, 7/2 होती है, कुछ इस तरह की है, ठीक है। तो वो कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो इसकी जगह हम इसको लगा देंगे, इसको बोलते हैं म्यू, क्या बोलते हैं, म्यू। जैसे बिल्ली आती है म्यू म्याऊ 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 होता है म्याऊ, ये क्या है, म्यू, इसका नाम क्या है, म्यू। इसकी जगह पे ये आ गया म्यू, और आर की जगह पे आ गया। अच्छा, आपके साल मैंने लिख दिया कि इससे यू को क्या बोलते हैं, यू, ये यू साइड है, बोलते हैं म्यू, इसे म्यू और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी कहते हैं। दूसरा नाम इसको कौन सा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और कोफिशिएंट आपको पता है क्या होता है, कि वैल्यू की जो आगे वैल्यू लगाई जाती है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैथ। लेकिन यहां पर हम उसको, लफ्ज तो वही है लेकिन इसके मायने वो नहीं है, बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। ये म्यू हो गया और ये आ गई, ठीक है। अब हमारे को जो है म्यू निकालना है, मिसाल के तौर पे हमें क्या निकालना है, म्यू निकालना है। तो म्यू क्या हो गया, आगे आ गया, ऐसे ही करते हैं ना, म्यू आगे आ गया, और एफ जो यहां पर था और ये वैल्यू मल्टीप्लाई और ये क्या हो रही है, डिवाइड हो गई, ठीक है। तो अगर हमें म्यू चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे कि इन वैल्यूज को आपस में डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, म्यू मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज अलग समझ आ गई, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1, ठीक है। अब थोड़ी देर आप यहां रुके, आपको एक बात और बताता हूं म्यू के वाले से। म्यू का मकसद असल में यह है कि जो मुख्तलिफ सर्फेसिस होते हैं, मुख्तलिफ सर्फेसिस क्या होगा, अच्छा सरफेसिस से मुराद ये होगा है कि अलग अलग जो फ्रिक्शन हो रही है, कभी टायर की और रोड की होती है, ठीक है। अभी लकड़ी की, अभी किसकी हो रही है, लकड़ी की। ये किससे बना हुआ है, सोफा किससे बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है। नीचे जो कॉन्टेक्ट है उसका लकड़ी है ना, लकड़ी, और क्या हो नीचे क्या हो गया, ये मार्बल हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ये कारपेट है और इसकी फ्लेक्शन कारपेट का, और अब किसका कांटेक्ट हो रहा है, मार्बल का कांटेक्ट हो रहा है। तो जितने अलग अलग मटेरियल हैं उन सबकी अलग अलग सरफेसिस होती है, और सबकी जो है जितने भी मटेरियल है उन सबकी जो है कांस्टेंट एक ही वैल्यू है, और वो सारी वैल्यू को फाइंड आउट करके, जैसे उसकी वैल्यू है अपन फाइंड आउट की हुई किसकी, निकालते नहीं है, क्या बोलते हैं, प्रोटॉन की वैल्यू कितनी है, इलेक्ट्रॉन की कितनी है, ठीक है। और इसी तरीके से कार्बन का क्या नंबर है, तो ये आगे पीछे तो नहीं होता ना, आगे पीछे तो नहीं, तो एक स्पेसिफिक वैल्यू है। तो उसी तरीके से साइंटिस्ट ने तमाम रिसर्च के बाद तमाम सरफेसिस की अलग अलग वैल्यू निकाल दी है, तमाम सरफेसिस की अलग वैल्यू निकाल दी है, क्योंकि अगर ये कांटेक्ट करेगा, अगर कारपेट जो है फ्लोर के साथ कांटेक्ट करेगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू कुछ और होगी,
अगर टायर, गाड़ी का टायर अगर कांटेक्ट में आया हुआ रोड के साथ, तो उसके अंदर उसकी वैल्यू कुछ और होगी, लकड़ी की और फ्लोर की वैल्यू कुछ और होगी। इसी तरीके से अगर लोहे के साथ कांटेक्ट में आया हुआ है, फ्रैक्चर तो सब जगह लग रही है ना, तो उसकी वैल्यू कुछ और होगी। तो इसी ये जो डिफरेंट किस्म के जो सरफेसिस हैं, जो मटेरियल है, वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं, तो उन सबकी वैल्यू अलग अलग होती है, उनकी सबकी फ्रैक्शन अलग अलग होती है। तो उन सबकी वैल्यू को अलग अलग लिख दिया गया, आपकी किताब में भी है वो किताब, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं? म्यू बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? म्यू क्या हो गया? अलग अलग सरफेसिस की जो वैल्यू लिख दी गई है लकड़ी की और जमीन की। अगर लकड़ी कांटेक्ट में होगी फ्लोर के साथ, तो उसकी वैल्यू अलग होगी। तो इसीलिए इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? म्यू को बोलते हैं कि भाई ये कांस्टेंट है, इसकी अलग अलग वैल्यू लिखी हुई है। जब भी हमारे को आपके पास कोई सवाल आएगा, जब भी आपके पास, अभी तो इस क्लास में तो नहीं आएगा, 11th में आएगा, जब भी आएगा तो वो आपको, जब आपको सवाल दे रहा होगा तो आपको उसकी सरफेस की वैल्यू देगा। सवाल के अंदर आपको देगा भाई ये वैल्यू इसकी वाली है, और हो सकता है फिर आपको अलग अलग वैल्यू भी आपको याद करना पड़ जाए, ठीक है। थोड़ी वैल्यू ज्यादा वैल्यू नहीं है वो, ठीक है। तो म्यू को मैंने क्लियर कर दिया। म्यू क्या है? म्यू मुख्तलिफ जो सरफेसिस हैं, म्यू क्या है? मुख्तलिफ जो सरफेसिस हैं उनकी कांस्टेंट वैल्यू जो है साइंटिस्ट ने निकाल के रख दी है, उसको बोलते हैं म्यू, ठीक है। म्यू क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये मैंने यहां आ गया मैंने, ठीक है। अब ये आ गई, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में क्या हुआ, यहां तक तो हम पहुंच गए थे, मैंने उर्दू में लिख दिया। ये सरफेस को जाहिर करता है कौन? म्यू। म्यू किसको जाहिर करता है? सरफेस को जाहिर करता है, और इसकी अलग अलग वैल्यू होती है, आपकी किताबें भी दी हुई है, ठीक है। इसके अलग अलग, यहां तक तो मैं क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ? आर क्या है? आर क्या है? अभी देखो हमने आर की वैल्यू डाली नहीं अभी तक, ये तो ठीक है, आर की वैल्यू डाली नहीं हमने, तो आर हमारे पास क्या है? एम जी। आर भी एक फोर्स है ना, फोर्स ऑफ रिएक्शन है, फोर्स ऑफ, ठीक है, अपथ्रस्ट फोर्स है, ठीक है। और इसकी भी, ये भी गैस पे लगता है, तो इसकी क्या होगी? एम जी। ग्रेविटी इस पे लगेगी, लेकिन किस पे लगेगी? माइनस के अंदर। तभी दोनों को कैंसिल आउट कर रहे हैं, कैंसिल, प्लस और नीचे माइनस ऊपर कैंसिल हो रही है, तो ऊपर चीज जाती है तो क्या होता है? वही वैल्यू माइनस के अंदर आ जाती है, 10 की वैल्यू माइनस में आएगी, ठीक है। अब ये इसकी भी क्या है? एम जी है। अब हम क्या करेंगे? नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन में क्या करेंगे? ये वाली जो वैल्यू है आर की, ये पुट कर देंगे, ठीक है। आर ऐसे कैसे आ गया? एफ ऐसे कैसे गया? आर की जगह में क्या लिख दिया? एम जी लिख दिया। आर की जगह में क्या लिख दिया? एम जी लिख दिया, ठीक है। अब हमारे को जो है, अगर हमारे को जो है, अब हमारे को जो है वो वैल्यू चाहिए किसकी? अब हमें अगर वैल्यू चाहिए किसकी? लिमिटिंग फ्रैक्शन की। तो हमारे पास लिमिटिंग फ्रैक्शन का फार्मूला ड्राइव हो चुका है। ये वाला जो लिमिटिंग फ्रैक्शन है, जिसको स्टैटिक फ्रैक्शन भी कहते हैं, ठीक है। स्टैटिक फ्रैक्शन की तो कोई वैल्यू नहीं होती है, लिमिटिंग फ्रैक्शन की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। कोई सवाल, किसी चीज को हाथ लगाने से पहले हमारे पास लिमिटिंग फ्रैक्शन का फार्मूला है। इस लिमिटिंग फ्रैक्शन से फार्मूले के अंदर अभी ऐसा होगा, जैसे मैं घड़ी में अगर मैं किसी सब्जेक्ट को मैं पुश करना चाह रहा हूं, धक्का लगाना चाह रहा हूं, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि इसके लिए कितनी न्यूटन फोर्स चाहिए, तो मैं पहले से कैलकुलेशन कर लूंगा कि भाई इसकी क्या है, इसको कितनी न्यूटन फोर्स है, इसकी जो लिमिटिंग फोर्स है इस ऑब्जेक्ट की वो कितनी है, ताकि मैं उतनी फोर्स लगाऊं, उससे ज्यादा फोर्स लगाऊं, ताकि वो ऑब्जेक्ट को मैं मूव करा सकूं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये यहां पर आ गया, ठीक है। और ये जो ये यहां आ गई, ठीक है, ये वाली ये आ गई, और ये यहां क्या हो रही थी? डिवाइड हो रही थी, ये यहां पर मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। ये फार्मूला पर आ गया, ये किसका? ये फार्मूला पर आ गया, ये आ गया मैक्सिमम लिमिट, ठीक है। ये आ गया मैक्सिमम लिमिट का फार्मूला आ गया, मैक्सिमम लिमिट ऑफ फ्रैक्शन, जिसको किससे जाहिर करते हैं? एफ एस से। और आप इसको जो है इससे भी जाहिर कर सकते हैं, अगर इस फार्मूले को चाहें तो आप इसे भी लिख सकते हैं, एफ एल बराबर है यू एम जी, ठीक है। तो अब हमारे पास फार्मूला मैक्सिमम फ्रैक्शन का या लिमिटिंग फ्रैक्शन का फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया, ठीक है। अच्छा, आपकी किताब में नहीं है, लेकिन मैंने इसको आपको प्रूफ करने के लिए
एक सवाल बनाया है ताकि आपको उससे आपको और क्लियरिटी हो जाए, आपको इससे और क्लियरिटी हो जाए। अब आते हैं सवाल की तरफ, ठीक है। अब मैंने हेडिंग बनाई है यूजिंग फार्मूला ऑफ लिमिटिंग फोर्स। अब लिमिटिंग ये वाला जो फार्मूला है इसको हम कैसे इस्तेमाल करेंगे मिसाल के तौर पर, या कोई 11 में होगा लेकिन सवाल नहीं आएगा, लेकिन इसको सवाल करने से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पर एक ऑब्जेक्ट है, ये आ गया ऑब्जेक्ट जिसका वजन है 2 kg, ठीक है। अब इस पर एक फोर्स लग रही है, कौन सी वाली लग रही है? हाँ ठीक है, इस पे लग रही है एक्शन नीचे की तरफ डाउनवर्ड, और एक लग रही है एक्शन, ठीक है। और अब ये ऑब्जेक्ट की मैंने फिलहाल छोटा ऑब्जेक्ट लिया है, आप इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर सकते हैं। मुझे पता नहीं, आई डोंट नो कि इसके ऊपर इसकी लिमिटिंग फ्रैक्शन क्या है, मुझे पता नहीं है कि इसकी लिमिटिंग फ्रैक्शन कितनी है। मैं चाह रहा हूं कि इसको मूव कराऊं, कि आई हैव नो आइडिया, मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड। अब मैं क्या करूंगा सबसे पहले, लेकिन मेरे को यह पता है कि मेरे पास फार्मूला है, मेरे पास एक लिमिटिंग या मैक्सिमम फ्रैक्शन का फार्मूला है। अगर मैं उस फार्मूले से मेरे को वैल्यू पता लग जाएगी तो फिर मैं क्या करूंगा कि जितनी भी उसकी फोर्स आएगी तो मैं क्या करूंगा, फिर उससे ज्यादा लगा दूंगा। ये करने के लिए कर रहे हैं ना मिसाल के तौर पर, ताकि मुझे बार बार जो है रीट्राई करना ना पड़े और मैं एक ही दफा जो है इतनी फोर्स लगाऊं कि इसका जो कोवेलेंट है, जो उसका कोल्ड वेल्ड है वो ब्रेक डाउन हो जाए और कोई भी बॉडी जो है वो मूव करना शुरू कर दे, ठीक है। तो इस सूरत अब यहां पर क्या है, स्टैटिक फ्रैक्शन क्या है मुझे पता नहीं है, ठीक है। स्टैटिक फ्रैक्शन भी है और लिमिटिंग फ्रैक्शन भी है। बुक में ये लिखा हुआ है, एफएस लिखा हुआ है, इसको आपने क्या समझना है आपने इसको। अगर वो रेस्ट की बात कर रहा है तो क्या हो गया ये, और जब वो मैक्सिमम की बात कर रहा है जहां जाके वो उठन टूटेगा तो वो लिमिटिंग फ्रैक्शन एल से जाहिर करते हैं, ठीक है। अब मैंने फार्मूला लिख दिया, कौन सा फार्मूला लिखा मैंने, ये वाला जो अभी ड्राइव किया, ठीक है, ठीक एफ है। अब मैं देखूंगा कि मेरे को जो मटेरियल दिया हुआ है, अच्छा मैंने बनाया टायर, मैंने बनाया गोल्ड टायर, देखो यहाँ ये था, ये मैंने बनाया गोल्ड टायर। अब मैंने सिचुएशन ये क्रिएट की है, एक रोड है, एक सरफेस की रोड है और एक टायर है। टायर जो है वो रोड पर क्या कर रहा है, ट्रेवलिंग कर रहा है या वो मोशन कर रहा है, ठीक है। अब आपकी किताब में देखेंगे कि टायर की और रोड की जो यू की जो वैल्यू है वो है 1.0, क्या है 1.0। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने यू है कांस्टेंट, मैंने देखा भाई मेरे को वैल्यू क्या दी हुई है, इसकी वैल्यू है 0.1, ठीक है। और फिर मैंने एम की वैल्यू मेरे पास कितनी है 2 kg है ना, 2 kg, और इसमें फोर्स कितनी लग रही है, जी की वैल्यू क्या 10 है। तो ठीक है, इसको आपस में हम जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको करेंगे तो 20 आएगा, और 20 करेगा 1 को तो क्या जवाब आएगा 20 आएगा, क्योंकि 1 की प्रॉपर्टी है कि जब भी किसी से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, वो सेम वैल्यू सेम रहती है। तो मेरे पास जवाब क्या आया, मेरे पास फोर्स ऑफ लिमिटिंग मेरे पास क्या गई 20 न्यूटन। मुझे पता लग गया कि यहां जो फोर्स मुझे चाहिए होगी वो जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग है इसकी वो क्या है 20 न्यूटन है। यानी कि मेरे को जो है तो कितनी फोर्स लगाना पड़ेगी कि इसके अंदर वो कम से कम, हाँ नहीं 20 में तो इसकी है, 20 तक तो ये रेजिस्ट करेगा, जाने नहीं देगा। मेरे को कम से कम जो है 20.1 लगाना पड़ेगी, ये वो वैल्यू होगी जिसके ऊपर ये इसमें मूवमेंट शुरू हो जाएगी। और मैक्सिमम जितनी चाहो लगा दूं, मैं चाहूं तो मिसाल के तौर पे डायरेक्ट में जो है उस पर 40 लगा दूं, 40 न्यूटन लगा दूं, क्या है। लेकिन मुझे इसका जो है कोल्ड वेल्ड तोड़ने के लिए 20.1 फोर्स रिक्वायर होगी कम से कम, क्योंकि 20 तक तो ये रेजिस्ट करेगा, 20 लगाऊंगा तो कुछ भी नहीं होगा इसको, 20.1 लगाऊंगा तब इसके अंदर क्या हो जाएगी, हल्की सी मूवमेंट आना शुरू हो जाएगी, अपनी जगह से रिप्लेस होना शुरू कर देगा। ये थी इसकी एक एक्सरसाइज, ठीक है, जिससे आप ये सिर्फ इसलिए करवाई गई है ताकि आपको फार्मूले का यूज आ जाए। हमने जो फार्मूला ड्राइव किया है इस फार्मूले को, हाउ टू यूज, हम फार्मूले को किस तरीके से यूज करते हैं, हमें यूज करना हमें आ जाए, ठीक है। तो दिस वाज द डेरिवेशन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। और एक बात आप ध्यान में और रखिएगा, ठीक है, एक बात और रखिएगा कि ये फोर्स जो है इसको यूज जाहिर कर रहे हैं, ठीक है। इसको इस तरह किताबों में इस तरह लिखा हुआ आएगा, यू का मकसद क्या है म्यू, और एस का मतलब क्या है लिमिटिंग फोर्स, बड़ी होती है किससे, फोर्स ऑफ काइनेटिक से। काइनेटिक जब होती है जब कोई मोशन में आ जाता है,
और काइनेटिक बड़ी होती है रोलिंग फोर्स। इस तरीके से इसको दिखाया जाता है ताकि आपके जहन में ये बात बन जाए। सबसे ज्यादा जो फोर्स कौन सी होती है? लिमिटिंग फोर्स होती है। और लिमिटिंग फोर्स के बाद किसका नंबर आता है? काइनेटिक। और काइनेटिक के बाद किसका नंबर आता है? हाँ, तो रोलिंग फोर्स क्या होती है? लेस देन होती है किससे? काइनेटिक से। और काइनेटिक जो है वो लेस देन होती है स्टैटिक से या लिमिटिंग फोर्स से। लिमिटिंग फोर्स हो गई या लिमिटिंग जो फोर्स है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। ठीक है, कोई सवाल इसके हवाले से जो आपके समझ में नहीं आया हो? ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है समझ में आ गया होगा और इसकी डेरिवेशन भी आपको समझ में आ गई होगी। इन केस अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे इनबॉक्स करें, मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं आपको रिप्लाई करूं और मुझे आपके जो है वो कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक। अस्सलाम वालेकुम।